नमस्कार, जनादेश देख रहे हैं आप और लगातार सुबह से हम आपको जो 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझान और नतीजे हैं वो आपको लगातार हम बता रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीर बनकर आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे और तमाम चुनाव जो रुझान और नतीजे हैं हम उनका विश्लेषण भी कर रहे हैं। आपके साथ हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस चुनाव का ये जनादेश के मायने क्या हैं और लगातार तीसरी बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है केंद्र में बनने जा रही है, लेकिन बहुमत की सरकार, एक पार्टी की सरकार नहीं है, उसके मायने क्या हैं, ये सब चीजें आपको बताएंगे। दक्षिण भारत से जो नतीजे आ रहे हैं उनके क्या मायने हैं, उड़ीसा में जहां पहली बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है उसके क्या मायने हैं, और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी अकेले अपने दम पर सरकार बना रही है लेकिन वो एनडीए के सहयोगी है। ये सब चीजें जो चल रही हैं सरकार बनाने के लिए जो लगातार दावे शुरू हो रहे हैं वो सब आपको बताएंगे और आपको सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे। हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि अब से कुछ देर बाद यानी करीब करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। बीजेपी वहां पर तैयारियां करे, वो सब आपको दिखाएंगे। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे सहयोगी निखिल हैं। शुक्रिया अशोक। नमस्कार दर्शकों, और जैसा कि अशोक ने कहा कि हम आपको लगातार ये जो अपडेट्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या रही है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सारे आकलन और उसके साथ साथ जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके साथ में हम ये आकलन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी की जो सीट्स हैं वो कम क्यों हुई और उसके बावजूद किस तरह से सरकार बनाते हुए अभी भी एनडीए दिखाई दे रहा है। एनडीए 290 के पार है। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं अशोक। जी हां, नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देश ने एनडीए को दिया जनादेश। 290 से अधिक सीटों के साथ निर्णायक बढ़त, वहीं 230 सीटों पर आगे है विपक्षी गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार काशी ने दिया प्रचंड जनादेश। कांग्रेस के अजय राय को दी मात, 1.5 लाख से अधिक वोटों से दर्ज की जीत। अमित शाह ने करीब 7.5 लाख वोटों से दर्ज की शानदार जीत। दक्षिण भारत में दिखा एनडीए का दबदबा, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में मिली बढ़त। भाजपा ने केरल में पहली बार खोला खाता। त्रिशूर से सुरेश गोपी ने दर्ज की बड़ी जीत। चुनाव में कई राज्यों में दिखा बड़ा उलटफेर। यूपी में सपा कांग्रेस तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अच्छा प्रदर्शन। कांग्रेस ने नतीजों पर जताया संतोष। विपक्षी गठबंधन की बैठक कल। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लहराया एनडीए का परचम। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में हासिल किया स्पष्ट बहुमत। आंध्र में एनडीए की धमाकेदार जीत। और इस वक्त हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव में एनडीए को लेकर जो लगातार तीसरी बार ये इस वक्त के आप आंकड़े देख रहे हैं जी, आपके स्क्रीन पर 290 हैं एनडीए के, अदर्स के खाते में 19 और इसके अलावा 200 जो है 30 के आसपास जो है 234 आसपास विपक्षी गठबंधन जी, और अदर्स भी 19 है। और ऐसे मौके पर यह कहा जा रहा है कि जो अदर्स हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल एनडीए 290 यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पार अकेले दिखाई पड़ रहा है। अशोक, ये कितना महत्वपूर्ण है आपको लग रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण तो है क्योंकि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, साफ है। हालांकि बीजेपी को झटके लगे हैं कई जगह पर, कई स्टेट में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है और एनडीए जो है वो 290 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 230 से अधिक सीटों पर बढ़त है। एनडीए ने गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल सहित देश के कई हिस्सों में शानदार प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में एनडीए ने बड़ी पैठ बनाई है। भाजपा जहां पहली बार केरल में खाता खोल चुकी है, वहीं आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भी उसको भारी बढ़त मिली है। कर्नाटक में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में काफी उलटफेर देखा जा रहा है। इन दोनों राज्यों में विपक्षी गठबंधन ने कई सीटों पर बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन एनडीए को अच्छी टक्कर देने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल, और ये जो ताजा आंकड़े हैं देख रहे हैं, बीजेपी 238 सीटों पर आगे है
और जो कांग्रेस है वो 100 सीटों पर आगे है। तो ये आमने सामने के आंकड़े दिख रहे हैं, एनडीए 290 और विपक्षी गठबंधन 234। तो ये जो अभी फिलहाल ताजा सूरत हाल है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। उनको काशी से जीता घोषित किया गया है। वो 1,52,513 वोटों से विजयी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से तीसरी बार सांसद चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आया। और इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग क्या, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 3 सीट जीती, 26 पर आगे है। तो टीएमसी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से उनकी पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 12 सीटों पर आगे है जी। ये एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं है। बीजेपी उम्मीद कर रही थी वहां उसे और सीटें मिलेंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी फिलहाल 1 सीट पर आगे चल रही है। ये पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है वो आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में भाजपा 12 सीटों पर आगे है और तो फिलहाल जीत का जो है वो 3 सीटों पर जीत डिक्लेयर कर दी गई है और टीएमसी को 3 सीट मिली है, 26 पर वो आगे चल रही है। जैसा अशोक आपने कहा कि बीजेपी यहां से कुछ बढ़त की उम्मीद कर रही थी, पिछली बार उसको 18 सीटें मिली थी। इस बार कुछ बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने राज्य में बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और 1 सीट पर कांग्रेस भी आगे है, जैसा कि पश्चिम बंगाल के आपको रुझान बता रहे हैं। और बिहार में भी अगर भाजपा की बात करें 3 सीट जीत चुके हैं, 9 सीटों पर बिहार में जो है एनडीए गठबंधन आगे है। ये इलेक्शन ब्रेकिंग है इस वक्त। शानदार प्रदर्शन ओडिशा में किया है अशोक। बीजेपी ने जहां 21 में से 19 सीटों पर उसने बढ़त बनाई है और कुछ सीटें उसने जीती हैं। तो ये एक जो शानदार बढ़त है। कुछ राज्यों में उसको जरूर लॉस हुआ है, जिसमें से राजस्थान एक है। ये रुझान आप देख रहे हैं। कुछ राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, जिस पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है बीजेपी, और कुछ राज्यों में उसको जरूर ट्रेल बैक हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं वो उसी की कहानी दिखा रहे हैं। और जो बड़ी कहानी आ रही है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, केरल से इस बार बीजेपी ने करिश्मा किया है। बीजेपी ने केरल में पहली बार कमल खिला दिया है। बीजेपी के सुरेश गोपी ने त्रिशूर में 74,000 से अधिक वोटों से, ये एक बड़ी जीत है, 74,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज किया। उन्हें कुल मिलाकर 4,12,338 वोट मिले। त्रिशूर लोकसभा सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद तिरुवनंतपुरम बीजेपी पार्टी मुख्यालय में पारंपरिक तरीके से जीत का उत्सव मनाया गया है। तो त्रिशूर में बीजेपी की जीत, केरल में पहली बार बीजेपी की एंट्री, यह बीजेपी के लिए एक बड़ा शुभ संकेत जो है। दक्षिण में भी अब कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी सिर्फ जो है उत्तर भारत की हिंदी ये बात तो निश्चित तौर पर अशोक ये जरूर रहा है कि बीजेपी ने तमाम जगहों पर ट्रेल बैक जरूर किया है, लेकिन पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु को छोड़ दें तो लगभग हर राज्य में कमल खिलता हुआ दिखाई दिया है। तो इस लिहाज से अगर जो पैन इंडिया पार्टी की बात बीजेपी के विशेष संदर्भ में जो कही जाती थी पहले कि दक्षिण में उसका आधार नहीं है, वो आधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओडिशा में पहली बार पार्टी सत्ता में आई है अपने दम पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके साथ ही साथ अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, दरअसल ताजा आंकड़े हैं, उनके मायने क्या है। और इसके लिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आरेंद्र बने हुए हैं, आरेंद्र के पास चलेंगे। शुक्रिया निखिल और अशोक जी, आप दोनों का। और निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय टैली के आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्षेत्रवार राज्यों के नतीजे क्या कुछ आए वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नंबर्स किन राज्यों में अप्रत्याशित तरीके से दोनों खेमों में गए हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है और यहां पर किसके हिस्से क्या आया है तो आप टैली देख सकते हैं कि पिछले बार से कमतर प्रदर्शन करके 32 सीटों पर यहां बीजेपी है। उसके अलावा कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। 38 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। बसपा 0 पे है, आरएलडी 2 पर और अपना दल 1 सीट पर, अदर्स भी 1 पर मौजूदगी अपनी दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर किया है। इसी तरीके से बात की जाए पंजाब की, माफ कीजिए राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान के 25 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 14 सीटें, 10 सीटों का नुकसान है पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को, यहां पे 14 पे है और कांग्रेस के हिस्से 8 सीटें आई हैं। अन्य के खाते में भी 3 सीटें गई हैं, तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इसी तरीके से बात महाराष्ट्र की जाए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों वाला राज्य में किस प्रकार की स्थितियां हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी के पास में 10 सीटें हैं जो कि पिछले प्रदर्शन से 13 कम है और ऐसे में कांग्रेस 13 सीटों पर, शिवसेना 7 सीटों पर, शिंदे गुट की जो शिवसेना है
और उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना उसके खाते में 9 सीटें हैं। एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है उसके खाते में 1 सीट है, और जबकि शरद पवार वाले जो गुट है उसके खाते में 7 सीटें हैं, अदर्स के पास में 1 सीट है। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात। इसके बाद अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से तीसरा बड़ा सबसे राज्य है। 42 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी के पास 12 सीटें, कांग्रेस 1 सीट पर। तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने प्रदर्शन को बेहतर करके पिछली बार के मुकाबले 7 सीटों का प्रदर्शन ज्यादा किया है, 29 सीटों पर है। लेफ्ट यहां 0 है, अदर्स के खाते में कुछ नहीं गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 29 सीटों वाला राज्य है, और पिछला 2019 का प्रदर्शन भाजपा ने यहां पे दोहराया है, और यहां पर उससे 1 सीट आगे लेकर, पिछली बार 28 सीटें थी, 1 सीट आगे लेकर पूरे राज्य में उन्होंने 29 सीटों को जीत लिया है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़े नंबर्स लेकर आया। इसी प्रकार से बात बिहार की भी करते हैं, क्योंकि 40 सीटों वाला राज्य बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर दोनों अलायंस के साथ साथ जो तमाम प्रमुख दल थे और उनकी मौजूदगी इस प्रकार से, हालांकि बीजेपी को पिछले बार के प्रदर्शन से 5 का नुकसान हुआ है, 12 सीटों पर है, कांग्रेस 3 सीटों पर है, जेडीयू 12 सीटों पर है, साथ ही साथ आरजेडी 4 सीटों पर है, और अदर्स के खाते में 9 सीटें गई हैं। तो अपने आप में एनडीए यहां पर बेहतर कर रहा है। हालांकि पिछली बार 39 सीटें आई थी, उतना बेहतर नहीं किया है, लेकिन फिर भी एनडीए के लिहाज से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक दिलचस्प स्थिति दिखाई पड़ रही है। बात तेलंगाना की करते हैं, क्योंकि दक्षिण के लिहाज से भी देखा जाए तो तेलंगाना ने अपने आप में एक नया प्रकार का प्रदर्शन दिखाया है। 4 सीटों के बेहतर प्रदर्शन के साथ में 8 सीटों पर यहां बीजेपी नजर आ रही है, और कांग्रेस भी बेहतर कर रही है पिछले बार के प्रदर्शन से, उसके हिस्से में भी 8 सीटें आई है। बीआरएस 0 हो गई है, एआईएमआईएम के पास 1 सीट है, और अदर्स के खाते में कुछ नहीं गया है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी ने तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसी प्रकार से बात अगर आंध्र प्रदेश की जाए तो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए ने यहाँ पे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, और आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा के नतीजे थे वो भी एक तरीके से पक्ष में आए। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीटों पे जीत हासिल की है, रुझान उनके पक्ष में है, और अपने आप में 3 सीटों का फायदा है। कांग्रेस 0 पे है, वाईएसआरसीपी यहाँ पे 4 सीटों पे सिमट गई है, जो कि 18 का नुकसान है, जबकि टीडीपी के पास में 13 सीटों की बढ़त के साथ 16 सीटें इस बार आती दिखाई पड़ रही हैं, और जेएनपी जो कि एनडीए का हिस्सा है उसके खाते में 2 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से राज्य दर राज्य अगर बात की जाए तो स्थिति बेहतर है। और अंत में अगर बात गुजरात की करें, गुजरात में बीजेपी को एक बार फिर से समर्थन मिलता, जन समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है, और 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी को समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पिछले बार के मुकाबले 1 सीट का नुकसान है, वो सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और अगर अंततोगत्वा बात की जाए दलगत नतीजे के लिहाज से, तो एक पूरी टैली ये नजर आ रही है, जहां पे 290 एनडीए के पास में है, 272 के जादुई आंकड़े से आगे सरकार बनाता हुआ। इंडिया गठबंधन 234 पे है, जादुई आंकड़े से काफी पीछे है, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अदर्स के पास में 19 सीटें। तो ये अपने आप में इस वक्त की स्थिति है, कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनती एनडीए की दिखाई पड़ रही है। वापस चलते हैं अपने सहयोगी अशोक और निखिल के पास। शुक्रिया अरेंद्र आपका। जी शुक्रिया अरेंद्र, आपने इन आंकड़ों का को न सिर्फ दिखाया बल्कि उसका विस्तार भी दिया। फिलहाल एक ब्रेकिंग खबर इस समय आ रही है। बिहार में बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली हैं, 9 पर वो आगे है, 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने। तो 12 सीटों पर जिस तरह से आगे दिखाई दे रही थी, 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, और भाकपा माले 2 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर आगे है, 5 सीटें लड़ी थी चिराग पासवान के लिए। निश्चित तौर पर इससे बेहतर परिणाम कुछ हो नहीं सकते। अशोक, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा 100% स्ट्राइक रेट है। ये एक बड़ी जीत बात है। और इसके अलावा हम पार्टी ने भी 1 सीट, और आरजेडी हालांकि बहुत मेहनत की थी जो है तेजस्वी यादव ने, लेकिन आरजेडी फिलहाल 4 सीटों पर ही आगे दिख रही है। 1 सीट पर निर्दलीय आगे, और ये सीट शायद पप्पू यादव की सीट है, क्योंकि वो निर्दलीय लड़े थे। तो भाजपा ने 3 सीट जीती, 9 पे बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। बिहार का कुल मिलाकर जो डेटा है ये हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, उसके बनस्पत अगर हम तेजस्वी यादव को देखते हैं तो तेजस्वी जरूर निराश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तेजस्वी के लिए जो है इस बार उतनी बड़ी जीत नहीं आई। तो 4 सीटें कोई मतलब मायने नहीं रखता। और उन्होंने ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी। फिलहाल इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, ये ताजा आंकड़े हैं। एनडीए 290 और इंडिया गठबंधन उसको 234, अदर्स 19। ये ताजा आंकड़े हैं। क्या कहते हैं आंकड़े, इसके लिए चर्चा में जोड़ेंगे अपने साथ खास मेहमान को। जी हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, कुल मिलाकर ये जो कुछ इस वक्त तस्वीर दिख रही है, ये क्या तस्वीर है, क्या दिखा रही है? क्योंकि ये बड़ी बात है कि बीजेपी, एनडीए तो जीत रही है, बहुमत में दिख रही है, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ये निराश करने वाली खबर है, या लगातार तीसरी बार जो है एनडीए सत्ता में आ रही है, ये सोच करके बीजेपी खुश हो सकती है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस तरह का नहीं दिख रहा। बाद पंडित नेहरू 3 बार लगातार सत्ता में आए, 52, 57 और 62। लेकिन वो वक्त कुछ और था, विपक्ष बिल्कुल नहीं के बराबर था, सोशल मीडिया नहीं थी, मीडिया नहीं थी। इसके बावजूद तीसरी बार पंडित नेहरू के भी सीट कम गए थे काफ़ी। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है। निश्चित तौर पर कुछ सीटें, करीब 25-30 के करीब सीटें कम रह रही है साधारण बहुमत से, लेकिन तीसरी बार भारत के जैसे बड़े देश में, जो एक विविधता से भरा देश है, जीतना अपने आप में बड़ी चुनौती है। चूंकि विपक्ष बिल्कुल एक जगह जमा हो गया था और विपक्ष का ये मानना था कि हमारा एकमात्र। हम कहाँ मान रहे थे, मतलब मैं अगर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करता हूँ, वो कहाँ मान रहे थे कि विपक्ष में एकता है? आज आप कह रहे हैं कि विपक्ष एक हो गया था, लेकिन मान नहीं रहे थे कि विपक्ष एक है। विपक्ष में लगातार जो है फूट है, और वो आपस में लड़ते हुए दिखाई भी दे रहे थे। ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए, विपक्ष में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, विपक्ष में नेता नहीं था, उनका एक मैनिफेस्टो नहीं था, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें विपक्ष एग्जिट पोल को पछाड़ते हुए 50-60 सीट ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जनता का समर्थन तो विपक्ष के लिए आया। अब वो जिन कारणों से आया, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। बीजेपी के जो सांसद थे वो बहुत जनता से संपर्क में, बहुत सारे सांसद नहीं रहे होंगे। एंटी इनकम्बेंसी पर्टिकुलर उनके खिलाफ हुआ, उनकी टिकटें नहीं कटी, बहुत सारी बातें होती हैं। आप देखें कि बीजेपी ने जहां शासन नहीं था वहां बहुत अच्छा किया है। उड़ीसा का केस ले लें आप, आंध्र प्रदेश का केस ले लें आप, तो इन जगहों पर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। नहीं, लेकिन इसको भी क्या हम इसको एक ब्लैंकेट तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश एक उदाहरण है हमारे सामने, जहां बीजेपी इतने समय से विधानसभा में भी है, लोकसभा चुनाव भी वहां लगातार जीत रही है, और वहां शिवराज सिंह चौहान 8,20,000 से वहां जितनी वहां क्लीन स्वीप बीजेपी करती है। तो सवाल है इसका मतलब कि बीजेपी के जो सांसद थे, ये जो बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वो तो अच्छा कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश के सांसद काम नहीं कर रहे थे? मतलब इसको एक थ्योरी से कैसे देखा जा सकता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, उसमें थोड़ा सा संदर्भ पीछे का देखना होगा। जो दूसरा चुनाव हुआ 1957 में, तो जनसंघ उस समय बीजेपी का पुराना रूप था, उसके 27 के करीब मेंबर जीते थे और उसमें 12 उस समय के मध्य प्रदेश से जीते थे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक बहुत पुराना आधार रहा है। वो आधार बिहार में नहीं है, वो आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, अन्य राज्यों में बाद में बना है, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे पुराने जनाधार वाला बीजेपी के लिए एक प्रदेश रहा है। विनोद मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। क्या विनोद जी, क्या यही कारण है कि मध्य प्रदेश बहुत पुराना? उस हिसाब से देखिए तो उत्तर प्रदेश भले ही बीजेपी का ट्रेडिशनल तरीके जैसे मध्य प्रदेश रहा वैसा नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, 300 से ज्यादा सीटें विधानसभा में 2 बार लगातार जीत रहे थे और क्लीन स्वीप कर रहे थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लड़ रहे थे, राम मंदिर का इश्यू था। क्या ये अकेला एक कारण है कि बीजेपी का, या कुछ दूसरे कारण आप क्या देखते हैं? अशोक जी, मैं सुन रहा था और अपने सम्मानीय गेस्ट का भी सुन रहा था, जोशी जी का, कि इम्पोर्टेंट ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है एक अलग से एनालिसिस में, एक अलग से नैरेटिव में। अगर बीजेपी की 400 पार का ये नारा नहीं होता,
तीसरी टर्म के लिए बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना वोट के लिए चुनाव के मतदान के लिए गए थे। तो सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जाते और चुनाव जीत के आते तो आप ये देखिए कि क्या ये जो आंकड़ा है 291 का ये कम है क्या? ये एनडीए पूरी तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में सरकार बनाते हुए दिख रही है। बिल्कुल। अगर ये एनडीए पूरी तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में सरकार बना रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक बड़ा ब्लॉट है? हम ब्लॉट तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आप एग्जिट पोल देख रहे थे सारे चैनल का, वो परसेप्शन हमने बनाया था बीजेपी 400 पार, तो आप कम से कम थर्ड टर्म का कुछ ना कुछ एक इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त बता दें, अब तक 197 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 197 इतने 197 सीटों के नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं। 346 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। ये एक बड़ी बात है। 346 सीटें, तो क्या ये 346 सीटों में अब जो अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है 290, बीजेपी 238, कांग्रेस 99, 100 के फेर में दिख रही है, इंडी गठबंधन 234, क्या इसमें भी कोई फेरबदल होने की गुंजाइश है कुछ हद तक? विनोद मिश्र। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुंजाइश है। इसमें जो गुंजाइश आप देख रहे हैं वो 5 से 10 हजार का जो मार्जिन है, लगभग 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें कभी आप देखते हैं कि एनडीए का आंकड़ा ऊपर हो जाता है, 292, 93 हो जाता है। कभी आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो ऊपर नीचे होता है। तो ये एक स्टैटिक है, ये हम मान के चलें 5 से 10 का फर्क, 5 से 10 का फर्क है। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा उसका पूरा कर लूं, क्योंकि हमने एक परसेप्शन बना लिया था और वो देश में जो 400 पार के बाद जो ये परसेप्शन बना था, तब हमें लगता है कि ये एक बड़ा डेंट एनडीए गवर्नमेंट के, कम से कम मोदी के लीडरशिप में ये हुआ है। लेकिन हम जब इस चीज को ये देखते हैं कि 272 का जो आंकड़ा है वो मैजिक फिगर बीजेपी कंफर्टेबली अपने सहयोगी साथियों के साथ पूरा किया गया है, तो उसमें कहीं से कोई ऐसा ब्लॉट और कोई सवाल उठता नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक ने एक बार फिर से मैंडेट दिया है बीजेपी को और बीजेपी उसी तरह से समझना चाहिए मोदी के लिए। फिलहाल यहां से तेलंगाना का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस समय तेलंगाना से मौजूद है। तेलंगाना में किस तरह का जो आंकड़े हैं, किस तरह से देखते हैं उसको? क्योंकि तेलंगाना के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी इससे पहले अमरेंद्र, और अब जब आपने रिजल्ट्स देख लिए हैं, किस तरह से आकलन करेंगे उसका ऑन ग्राउंड? नहीं अमरेंद्र, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तेलंगाना में, वहां कुछ समय पहले ही कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे बहुमत से बनी है, और वहां पर जो है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन, वैसा प्रदर्शन दोहरा नहीं पा रही है। इसके क्या मायने? अशोक जी, मैं आपको बता दूं कि मैं तेलंगाना में नहीं, मैं इस समय आंध्र प्रदेश में हूं और विजयवाड़ा में हूं। मैं तेलंगाना की बात मैं तेलंगाना की बात करूंगा, लेकिन आपसे और इंटरेस्टिंग चर्चा होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में है जहां पर जो है एनडीए अब एक बार फिर से तेलुगु देशम टीडीपी जो है बहुमत में आ रही है। चंद्रबाबू नायडू, जिनको पिछले चुनाव के बाद लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने खारिज कर दिया था, वो नरेंद्र मोदी और उनकी जोड़ी यानी एनडीए वहां पर क्लीन स्वीप के साथ इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल अशोक जी, मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं ये बताऊं कि 9 जून को मुख्यमंत्री के तौर पे टीडीपी चीफ जो है वो शपथ लेने वाले हैं अमरावती में। ये एक पहली बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि वाईआरसीपी के चीफ और वर्तमान में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कल सुबह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। उन्होंने आज समय मांगा था, लेकिन वो समय नहीं मिला, कल का उनको समय मिल गया है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा है उसका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो चुका है। ये 2 बड़े अपडेट हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। मैं आपको बताता हूं कि जब आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और जब जून 2014 में आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना को बनाया गया, वहीं से वाईआरसीपी के जो चीफ हैं जगन मोहन रेड्डी की राजनीति में एंट्री होती है। दरअसल जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई राजशेखर रेड्डी के पुत्र हैं, जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी और कांग्रेस के बड़े नेता थे और एक बड़ा उनका एक वोट बैंक यहां हुआ करता था। और जगन मोहन रेड्डी ने जब राजनीति में एंट्री की और अपनी पार्टी बनाई वाईआरसीपी, तो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस से अपना बदला लेने को लेकर एक पार्टी का फॉर्म किया था,
साथ में आंध्र प्रदेश के लोगों को एक सपना दिखाया था विकास का, डेवलपमेंट का और कनेक्टिविटी का और हाईटेक सिटी बनाने का। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पे, उसके बाद वो सपना सपना रह गया और यही वजह है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू को अमरिंदर, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप मुझे पीछे ले गए, मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अब तो वहां पर टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू जो है वो जीत गए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो बार बार आ रही है, शरद पवार ने कहा है कि वो जो है सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। इंडी गठबंधन जो है इस तरह के जो है फीलर्स फेंक रहा है कि वो टीडीपी से बात करेगा, चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, उनको इंडिया खेमे में लाने की कोशिश की जाएगी, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। उस फ्रंट पे बताइए क्या खबर है, क्या अपडेट है? अशोक जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय टीडीपी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और अभी थोड़ी देर पहले टीडीपी के जब चीफ यहां पर आए थे विनिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू, तो वहां पर जनता ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उन्होंने भी जनता का अभिवादन लिया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी टीडीपी चीफ को और यह बताया गया था मीडिया को कि वो थोड़ी देर में मीडिया से बात करने वाले हैं। लेकिन यह कहा गया चूंकि एनडीए की अभी पूरी तरह से सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए वो अभी बात नहीं करेंगे। और जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है और बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि उस वक्त जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जगनमोहन रेड्डी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं और स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरह से चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे, ऐसा पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बताया है। और दूसरी बात, जब रिजल्ट आ रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जीत की बधाई दी और शुभकामना देते हुए एनडीए की बड़ी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बेसिक फैक्टर थे वो क्या थे। अमरिंदर, पवन कल्याण का क्या रोल रहने वाला है, जिस तरह से उनकी पार्टी ने भी इतना शानदार प्रदर्शन किया, उनकी भूमिका के बारे में? देखिए, पवन कल्याण का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो लगातार बढ़ रहा है। जब उन्होंने 2011 में पार्टी बनाई थी और पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी बनाई, तो इस बार उन्होंने 2 लोकसभा सीट और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और लगातार जो अपडेट्स हैं उसमें वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। हालांकि जब 2019 में पवन कल्याण जब चुनाव में लड़े थे तो उनका वोट शेयर बहुत अच्छा था। मैं बताऊं, लोकसभा में भी वोट शेयर रोकना चाहेंगे अमरेंद्र, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का आभार जताया है, उनको धन्यवाद दिया है। पीएम जनता ने एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताया है, प्रधानमंत्री का यह बयान है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया है, धन्यवाद दिया है देश की जनता का और कहा है कि भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का आभार जताया और कहा कि जिस तरह से लगातार तीसरी बार एनडीए को बहुमत दिया है उसके लिए आभार जताया। और हम आपको यह भी बता रहे हैं, अब से कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन है। और ये एक बात ये भी देखनी चाहिए प्रोफेसर सुधीर कि हम जब एनडीए की बात करते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए, कुछ लोग जो हैं जरूर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर एक नैरेटिव बना रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि जब बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत में रही तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान दिया, सरकार में उनको हिस्सेदारी दी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अकेले अपने दम पे बीजेपी चाहती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो वो सरकार चलाते, लेकिन उन्होंने एनडीए के सहयोगियों को भी पूरा सम्मान दिया। तो वो गठबंधन की सरकार और गठबंधन धर्म का पालन करना भी जानते हैं। ये बात भी जो है इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे आप? पूरी की पूरी एनडीए जो है वो प्री पोल अलायंस की अभी एनडीए खड़ी है, उसमें कोई पोस्ट पोल अभी जुड़ा नहीं है। बिल्कुल प्री पोल अलायंस में बहुमत मिला है और विनोद जी भी इस बात को रेखांकित कर रहे थे, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। बीजेपी की सीटें घटी हैं वो अपने आप में एक बात है, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत से ज्यादा मिली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि 1991 में कांग्रेस पार्टी ने 244 सीटें जीती थी और नरसिंह राव ने अकेले सरकार चलाई और अंत में जब 5 साल खत्म हुआ तो 300 पर डेटा पहुंच गया, सारी पार्टियों को तोड़ फोड़ दिया गया। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहां तो प्री पोल अलायंस की जीत है, तो अपने आप में जनादेश है और वैध जनादेश है।
और क्या विनोद जी, क्या छोटी छोटी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो है अकाली दल को पंजाब में एक सीट मिली है, अकाली दल एनडीए का सहयोगी था, इस बार भी चुनाव में बात हुई लेकिन प्री पोल अलायंस नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ सहयोगी जिनको एक एक दो दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्योंकि वो एनडीए को सहयोग करने के लिए चिप इन कर सकती है। ये जो अदर्स, हाँ, ये अदर्स में ही है, बिल्कुल अकाली दल अदर्स में ही है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो चिप इन कर सकते हैं। अशोक जी, मुझे ये पता है कि मुझसे ज्यादा आप पीएम मोदी को जानते हैं। पीएम मोदी जिस झंझावात को चुनौती लेते हुए आगे बढ़े हैं अपने जीवन में, उनके लिए ये सब कोई चुनौती नहीं है। और हमें कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 टर्म के प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट के इशू को लेके और देश में रिफॉर्मेशन को लेके जितना कमाल का काम किया है इस देश में आज तक कभी नहीं देखा है। ये तीसरा टर्म पीएम मोदी का इतिहास बनाने का है। अब पीएम मोदी के पास में जो ये 5 साल का जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को पीएम मोदी बीजेपी के साथ साथ एक इतिहास बनाते हुए दिखेंगे। और उसमें आपने जब कहा कि ये तो एक लिगेसी है बीजेपी की अपनी एनडीए के साथ में, जो गठबंधन के धर्म को निभाते हुए, अब ये आपने अकाली दल की बात कही थी। अकाली दल किसान आंदोलन के समय में खुद अपने वहां से अपने से अलग कर लिया था। शिवसेना की बात आप करें तो उन्होंने खुद एक बार 2019 के मैंडेट के बाद उन्होंने डिच करके सरकार बनाने, चीफ मिनिस्टर के लिए उद्धव ठाकरे चले गए थे। तो कोई बीजेपी की तरफ से और पीएम मोदी की तरफ से उनको कोई ऐसा कोई तिरस्कृत भाव नहीं मिला था जिसके कारण छोड़ गए थे। वो अपने वादे खिलाफी करके बीजेपी से अलग हुए थे। तो इस तरह से अलग होने का जो लोग है, दूसरा जब आप अभी आंध्र प्रदेश में थे तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जो बात आप ये देखिए कि तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी ने बीजेपी के साथ में जो प्री अलायंस की बात कही थी, जो सर बता रहे थे, उसमें एक कंबाइंड एफर्ट्स था। आप देखिए पीएम मोदी ने जितनी रैलियां की है आंध्र प्रदेश में, जितने रोड शो किए हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों साथ साथ रहे हैं। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब आप एक मैंडेट लेने के लिए जनता के बीच में होते हैं, एक रथ पे सवार होते हैं, तो उसमें कोई उसके इलेक्शन के बाद कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता है। जो लोग नैरेटिव अभी दे रहे हैं कि शरद पवार ने इनसे बात किया, शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात किया, मैं आपको डेटा देता हूं कि बिहार के इलेक्शन कैंपेनिंग में इस बात के हमारे पास अभी डेटा है कि जितनी रैलियां प्राइम मिनिस्टर ने मोदी ने की है, 30-31 रैलियां की है बिहार में, उसमें मैक्सिमम सीट ये रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी के इसमें किया है। इवन की एक सीट जो मांझी जीत के आए हैं उनके सीट पे पीएम मोदी ने रैली की है, जेडीयू के सारे सीट पे की है। तो जब वो एनडीए के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो आप बताइए कि इसमें कोई नैरेटिव काम करता है या शरद पवार? दिलचस्प बात पता है क्या है? दिलचस्प बात यह जो आप कह रहे हैं कि ये बात तो सब सही है, लेकिन अभी तक शरद पवार ने कहा नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव फैला। हालांकि शरद पवार ने कहा, उनकी बात नहीं हुई है, पर यह भी खबर आ रही है कि इंडी गठबंधन जो है कल एक बैठक करेगा। राहुल गांधी जो है इस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के ऊपर संविधान बचाने की जरूरत, जिम्मेदारी है। पर प्रोफेसर सिंह, संविधान तो यह कहता है कि जो सबसे बड़ा गठबंधन है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसको जो है उसके साथ रहकर आपको सरकार बनानी है, राष्ट्रपति उनको मौका देंगे। तो यह नैरेटिव बनाना कि नीतीश कुमार को अब संविधान बचाना है तो इसलिए वो पाला बदल लें, जो संविधान बचाने वाली लोकतंत्र की बात करते हैं वही दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि अब पाला बदल लो। आप गजब है। देखिए अशोक जी, विपक्ष को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अभी कल की बात है कि इनके सारे नेता कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी सड़कों पर, तो ये संविधान में इनकी आस्था है। और रही बात तो संविधान की, तो आपातकाल किसने लगाया था देश पर? 19 महीने 10 लाख लोगों को जेल के सलाखों के पीछे किसने डाला था? कोई संविधान से लेना देना नहीं है। अपोजिशन के लिए अपोजिशन करना है, उस नाते विपक्ष का ये एक दायित्व बनता है उनके उस सरोकार में कि वो विरोध करें। तो नीतीश कुमार से बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे। अगर आप प्योर राजनीति की बात करें तो बीजेपी भी एनडीए इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों से बात कर सकती है, वो भी इधर आ सकते हैं, बहुत सारे तो रहे भी हैं इधर। तो ये तो चलता रहता है लोकतंत्र में। लेकिन ईवीएम की लाज बच गई है, बड़ी बात है। ईवीएम की लाज नहीं बच गई है, ईवीएम की लाज नहीं बच गई, आबरू बच गई, आबरू बच गई। बात ये रही कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि हम विनीत भाव से, बड़े ही विनम्र भाव से जनता के इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं, जिसकी उम्मीद शायद पहले नहीं की जा रही थी। क्योंकि मैं आपको विनम्रता का एक भाव बताता हूं, क्योंकि इसके पहले जब ये बात आ रही थी कि जो
जब जिस तरह से लग रहा था कि जो आया था कि 400 पार तो कहीं ना पहुंच जाए, तब शुरू में आ गया था कि भाई जो ईवीएम है उस पर ठीकरा फोड़ा जाए। अशोक जी, इसमें छोटी सी एक टिप्पणी मैं दूं, छोटी सी एक टिप्पणी दूं कि इस तरह की बात की अगर हम नहीं जीते तो खून की नदियां बहेंगी, ये लोकतंत्र के खिलाफ और देशद्रोह का तरह का मामला है। लोकतंत्र के खिलाफ एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी दे दूं, जो अभी आप विनम्रता की बात कर रहे हैं ना, विनम्रता का आलम यह, अभी मेरे पास वो वीडियो है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। बाकायदा तमिलनाडु में जो अन्नामलाई की जो सीट है, वहां पर डीएमके के लोग एक बकरी का बच्चा लेकर के जो प्रोसेशन निकाल रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि अन्नामलाई तो बकरी का बच्चा थे, हमने उनको देखिए पकड़ लिया और ये ऐलान किया गया कि इस बकरी के बच्चे को ऑफिस में ले जाकर के इसको बलि चढ़ाएंगे और उसकी जो है बिरयानी पकाएंगे। तो ये अगर आपका विनम्रता है तो मुझे फिर शक है कि एरोगेंस क्या होता है, और जो जिस तरह के चुनाव जीतने के बाद जो आपके सर पे जो चढ़ के डांस करता है, वो भावना क्या होती है। दरअसल जो आपने कहा कि ईवीएम की इज्जत बच गई, उस विशेष संदर्भ में मैंने कहा था कि कम से कम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ईवीएम पर अब ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा। कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह तक कोई नैरेटिव आ जाए। अभी आप ठीक बात है, अभी तो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिलहाल इन डेवलपमेंट्स पे बात भी करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। एक बार फिर आपका स्वागत है जनादेश में। और जनादेश में हम इस वक्त के जो रुझान और नतीजे उन पर बात कर रहे हैं, और जो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर है, वो अब तक रुझानों में ये है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर जो है, वो भले ही बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और एनडीए को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिल चुका है, पूर्ण बहुमत से आगे है। तो एक बार फिर से एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का और साथ साथ देश की जनता का आभार जताया है, और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो है बहुत सारी बातें रखेंगे। कल जो है इंडी गठबंधन की बैठक है, और साथ साथ जो है एनडीए की भी बैठक जल्द होने की संभावना है। ये सब कुछ जो है इस वक्त चल रहा है, और हम इन खबरों पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। विनोद मिश्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे कांग्रेस को लेकर? हाँ, निखिल ने जो सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, मैं उसी का जवाब देते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है कि अगर राहुल गांधी का और अभी सोनिया गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, कि उनको ये साबित करना और उनको एक परसेप्शन बनाना कि कांग्रेस ने एक बड़ी कामयाबी पाई है। तो डेफिनेटली ये उनके झोले में तो कम से कम ये आज कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने हासिल क्या किया है, जब आप इस पे सवाल करेंगे तो कांग्रेस ने हासिल किया है कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी जीत गए हैं, और अमेठी भी सीट से वो जीत गए हैं। जो प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का एक पीए को वहाँ भेज के हमने स्मृति ईरानी को हराना है, ये इस तरह से इसके नैरेटिव को दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरी लड़ाई में जब इस बात को अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी की जहां जहां फाइट थी, सीधे सीधे टक्कर हो, उस स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है। आप एमपी ले लीजिए, आप लगभग छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, तो यहाँ इवन की दिल्ली ले लीजिए,
तो जहां आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां सीधे मुकाबला में थी राजस्थान को छोड़ के, वहां बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप की है। हरियाणा को आप कुछ छोड़ दे इन फाइटिंग के रूप में, छत्तीसगढ़ भी जोड़ छत्तीसगढ़ को एक सीट का तो गुजरात में आप देख लीजिए। तो आप इसका मतलब कि कांग्रेस जितने इसमें उत्साहित होकर एक परसेप्शन देश में बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो एलाइज के भरोसे, अगर वो अखिलेश यादव का जो सो कॉल्ड पीडीए था उसके भरोसे आपने एलाइज के भरोसे वहां सीटें ली है, या आपने जहां जहां एलाइज को लेकर डीएमके के साथ मिलकर आपने वहां एलाइज के भरोसे कुछ सीटें ली है। पश्चिम बंगाल में लगभग आपका सुपरा साफ हो गया, एक सीट पे अभी भी वो लीड लेते हुए ट्रेल करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पास कामयाबी दर्ज करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि लोकसभा में इस बार आपको एक अधिकृत रूप से अपोजिशन के लीडर के रूप में हैसियत मिलने जाएगा, जो आपको 2 टर्म में 2014-2019 में इस देश ने आपको अपोजिशन के लीडर के रूप में भी हैसियत दी। बड़ी बात जो है उत्तर प्रदेश जो है, क्योंकि कांग्रेस ने अलायंस बनाने की कोशिश कई जगह की। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। दिल्ली में उस आम आदमी पार्टी के साथ संबंध किया जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दिया, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर सबसे पहले भ्रष्ट पार्टी, इसको जेल, उसको सोनिया गांधी तक को जेल भेजने की बात की थी, उनके साथ समझौता किया, लेकिन वो क्लिक नहीं किया। दिल्ली में सातों की सातों। अशोक जी, अगर मैं इसका एक लाइन में जवाब दूं, ये मीडिया का क्रिएट किया हुआ अरविंद केजरीवाल का एक नेशनल पार्टी का और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में ये बनाया गया था। दिल्ली ने कभी भी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाया। उनको दिल्ली की पार्टी ही बनाया। आप 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए और 2024 देख लीजिए। जिस आम आदमी पार्टी ने यहां 80% का स्ट्राइक रेट हुआ हो, जो लगभग 70 सीटें में 68 सीटें और 62 सीटें जीतने वाली जो पार्टी हो, उसकी पार्टी की एमपी के इलेक्शन में 0 सीट आती है। तो आप इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहे मीडिया के माध्यम से हो या अपने अलग अलग करिश्मे के कारण जो अपना एक बनाते हैं एक बड़ा नेशनल लीडर में, वो दिल्ली ने आज तक उनको स्वीकार नहीं किया। केजरीवाल कहते थे कि अगर आपने जो है मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं जेल में रहे, मतलब लोगों ने कहा कि आप जेल में ही है, आप वही रहिए, इसीलिए दिल्ली की जनता ने तो आप अभी देखिए ना, पंजाब में भी उनका पंजाब में कांग्रेस उनके 9 मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे। पंजाब में वो सिर्फ 3 जगह पे अभी कंटेस्ट में है, 3 जगह से लीड करते हुए दिख रहे हैं। वहां कांग्रेस जीती है, एक शिरोमणि अकाली दल का है। बीजेपी के खिलाफ में उन्होंने माहौल किसान आंदोलन से ही बनाया था, एंटी किसान मूवमेंट के रूप में बीजेपी को स्थापित किया, और जिसका बहुत ज्यादा परसेप्शन पंजाब में काम किया है, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेके, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैसेज ये है, और अगर उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी ने मान लीजिए 30 सीटों का नुकसान हो रहा है, वही 30 सीटें बीजेपी को मिल जाती तो बीजेपी अकेले अपने दम पे बहुमत में आ जाती। क्या उत्तर प्रदेश में जाति का जो फैक्टर है, वो जो एक जातिगत एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी, क्या उसमें कामयाब हुआ? देखिए, इसके पहले मैं विनोद जी वाली बात पर एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि कांग्रेस पार्टी 100 सीट लेके इतरा सकती है, लेकिन इतिहास बताता है, चुनाव इतिहास, 1977 में जब कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक हार हारी थी तब भी 200 के करीब सीटें थी। जब 1989 में राजीव गांधी बोफोर्स के चलते हारे थे तब भी 197 सीटें थी। तो 200 सीट लेके कांग्रेस भारी हार पर भी 200 सीटें लेती है, 100 सीट को सेलिब्रेट करती है, तो कांग्रेस को मुबारक हो ऐसी जीत। अब रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में खास करके जाति का चुनावी परिप्रेक्ष्य में एक अपना ही महत्व है, और कारण रहे होंगे जो कि धीरे धीरे बाहर आएंगे, लेकिन जाति की बात जो है वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर एक संविधान जो है बर्बाद करने की बात का जो नैरेटिव बनाया गया, वो थोड़ा उत्तर प्रदेश में बिका, जमीन पर वो बिका। मुझे पता क्या लगता है, मेरा पर्सनली मुझे लगता है जैसे चंदौली की सीट है, मतलब मैं गया था, वाराणसी गया था, चंदौली के बारे में लोग कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, और चंदौली के बारे में लोग कह रहे थे कि उनका कनेक्ट नहीं है, उनको क्यों टिकट दे दिया, लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। और मुझे लगता है ऐसे जो फैक्टर थे वो कई जगह पर बीजेपी को बहुत भारी पड़े हैं, क्योंकि जनता गाजीपुर में लोग कह रहे थे मनोज जो है सिन्हा या उनके बेटे को लोग डिमांड कर रहे थे, पर जिनको टिकट दिया गया वो बीजेपी की लिस्ट में भी कई नहीं थे जो बीजेपी ने जनता से कनेक्ट नहीं था। ऐसे लोगों को टिकट दिया, तो मुझे लगता है वो टिकट बांटने का जो खामियाजा है वो जरूर भुगतना पड़ा। संविधान तो मुझे नहीं लगता कि मुद्दा बना होगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं निखिल।
के बाद हम आएंगे और ये डिस्कशन ये जारी रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं जो इस वक्त चुनाव के नतीजे हैं, और फिर बता रहा हूं आपको जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। वहां से बड़ी खबर मिलेगी आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर रहे थे, और ये चर्चा हो रही थी अशोक जी हमारे खास मेहमान प्रोफेसर सुधीर सिंह के साथ में। फिलहाल एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी यह खबर आ रही थी कि वो सुबह इस्तीफा देंगे, लेकिन आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जगन मोहन रेड्डी बड़ी हार के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने, ये एक वक्त की बड़ी खबर है। जी अमरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं आंध्र प्रदेश से। टीडीपी मुख्यालय के सामने आप मौजूद हैं। आप जानकारी दे रहे थे कि 9 तारीख को चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे। उससे पहले यह खबर आ गई है कि जगन मोहन रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। जी निखिल, लगभग 30 तारीख को जो विधानसभा का टर्म है वो खत्म हो रहा था, और जगन मोहन रेड्डी ने बाकायदा गवर्नर हाउस को ये अपील की थी कि वो आज ही अपना इस्तीफा देने वाले हैं, और शाम का 4 बजे का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन गवर्नर हाउस से टाइम नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और अपनी हार स्वीकार करते हुए कारणों का हवाला दिया कि किस कारण से उनकी हार हुई, और उसके बाद हो सकता है कि अभी गवर्नर हाउस ने उनको टाइम दिया और उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आप बात कर रहे थे, अशोक जी ने एक सवाल किया था कि पवन कल्याण का क्या रोल है इस गठबंधन में। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में जो एक मजबूत गठबंधन बीजेपी का बना हुआ है, उसमें बीजेपी के अलावा टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी काफी मजबूत गठबंधन के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि आंध्र प्रदेश में उनके रास्ते आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने गठबंधन की मजबूती के लिए सबसे बड़ी ताकत दी टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को सबसे बड़ी ताकत दी, और 17 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 144 विधानसभा सीटों पर टीडीपी ने चुनाव लड़ा। इसी तरह से जो सेकंड पार्टी के तौर पे पवन कल्याण की पार्टी थी, क्योंकि पवन कल्याण एक बड़े मास मीडिया के यहाँ एक्टर हैं, बड़े मास लेवल के एक्टर हैं, और साउथ की फिल्मों में उनका बड़ा नाम है, एक्टर से टर्न पॉलिटिशियन है, और वो चिरंजीवी के भाई हैं। तो उनको यहां पर लोकसभा में 2 सीटें दी गई और विधानसभा में 21 सीटें दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो साउथ में एंट्री करने जा रही है, तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें लोकसभा में ली हैं और 10 सीटें विधानसभा में ली हैं। और जो मुद्दे थे, लगभग आप देखिए कि एकजुटता की जो बात है एनडीए की, वो आंध्र प्रदेश में बाकायदा दिखता नजर आया है, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट है पवन कल्याण की पार्टी का। ठीक उसी तरह से जैसे कि बिहार के अंदर जो चिराग पासवान है, उनकी पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट है, वैसे ही 100% स्ट्राइक जो है पवन कल्याण की पार्टी का भी रहा। शानदार प्रदर्शन। लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, बड़ी खबर वहां से आने वाली है, कहीं मत जाइए, आ रहे हैं हम ब्रेक के बाद। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity
can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। एक बार फिर आपका स्वागत है जनादेश में, और हम लगातार चुनाव नतीजों पर, रुझानों पर चर्चा कर रहे हैं। विनोद मिश्र, आप यूपी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखना चाह रहे थे जी, संक्षेप में बहुत। आप कैंडिडेट के इंटेंट इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली अशोक जी ये बात मानने की बात है। जब आप अयोध्या की ही बात कर लेते हैं कि जिस अयोध्या में रामलला विराजमान के साथ में उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे दुनिया में जिस तरह से उसका एक वेलकम हुआ, आप सोचिए कि अयोध्या किस तरह से एक स्लम बना हुआ अयोध्या, किस तरह एक महानगर, आप कह सकते हैं कि यूरोपियन अखबारों ने लिखा कि वो एक तरह से वेटिकन सिटी बन गया है। उस अयोध्या में अगर बीजेपी कैंडिडेट हारता तो आप डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की बात है, और वो इंट्रोस्पेक्शन अगर आप देखें तो सीधे सीधे वहां के कैंडिडेट के रूप में था। हम लोग जिस समय में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के समय में गए थे, तो सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो वहां के कैंडिडेट लल्लू सिंह एमपी से था। वहां जो लोगों की शायद जो शिकायतें थी, अलग अलग तरह की शिकायतें थी, तो उनको लग रहा था कि लल्लू सिंह जो है वो एक तरह से विलेन बन के खड़े हो गए हैं यहाँ पे। तो आप कितना भी उसको, आप वहां पे जो एक सांस्कृतिक उद्भव की बात आप कहते हैं, जो विकास और विरासत की बात कहते हैं, दोनों का एग्जाम्पल अयोध्या है, और उस दोनों का जो एक माइलस्टोन पूरे इंडिया में बना है। क्या आप कह सकते हैं कि वहां के लोग जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अभी आप इंडिया के इसमें देख लें तो अयोध्या अभी और बनारस काशी कम से कम आपको बहुत दूर दिखाई देगा। वहां अयोध्या अगर हार रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि वहां कैंडिडेट के एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखिए अशोक कि जिस तरह से थोक के भाव छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में टिकट काटे गए, उत्तर प्रदेश में वो नहीं रहा, और ये एक वजह रही जिसको आकलन, और दूसरा जातिगत समीकरण। ये दो प्रमुख वजह रही जहां पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं लीड जो बनाई, उसकी एक ये बड़ी वजह दिखती है। चलिए, इस तमाम आकलन चलते रहेंगे, जारी रहेंगे, और हम आपको नतीजे, रुझान भी बताते रहेंगे, और लगता है कि देर रात तक नतीजे पूरी तरह से साफ होंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर जो है, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। फिलहाल हमारे मेहमानों को और मुझे और निखिल को इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, इस ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ जुड़िएगा, और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी मुख्यालय से इस ब्रेक के बाद। नमस्कार।